चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपको हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका जो अब नेक्स्ट क्लास आएगा वो कैसा आएगा। तो उसमें जो आपके सभी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं वो आपको एक ही क्लास में यानी एक ही जो आपका हो जाता है सेशन उसमें आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए सारी चीज़ें संग्रहित चाहिए यानी इकट्ठा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपको अलग अलग क्लासेस देखनी ना पड़े और इससे आपके टाइम की भी बचत हो, प्लस आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहे। तो चलते हैं इसमें देख लेते हैं जो भी अब तक के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें गलफड़ा हो जाता है यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। 1 गज बराबर होता है तो 5 फुट या 4 फुट या 3 फुट या 2 फुट। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं और आंसर आप खुद से कर लेंगे आराम से। तो 1 फुट बराबर कितना होता है? तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच होता है। और 1 इंच में कितना होता है? तो 1 इंच बराबर होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे? आप इसका गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जब आपका आंसर आता है कितना आता है? तो 30.48 है ना, ये आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में कि 1 गज बराबर होता है तो गज मीटर से कुछ कम होता है। तो जब 12 इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36 और 12 तियाँ 36 और तो आपके सब ज़्यादा हो जाएंगे भाई। 39 इंच होता है तो 1 मीटर होता है, तो 36 के बाद अगर 12 उसमें और प्लस कर दिए जाएंगे तो वो 39 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी नहीं सही है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36 यानी 3 फुट इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये सब पता होना चाहिए कि कितने फुट में कितने इंच होते हैं और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये तो सब आपके सिलेबस के अंदर ही है ना। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करने की विधि, तो छानना, निथारना, तलछटीकरण या वाष्पन। तो छानना आपको पता है क्या होता है, निथारना भी आपको पता है क्या होता है, इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलते हैं। छानना यानी छलने से छानना होता है, ठीक है। और निथारना यानी पानी बर्तन में आपने जैसे कोई चीज़ पानी में मिल गई है, घुल गई है, जैसे मान लीजिए पानी और बालू एक में मिली हुई है, तो आप क्या करेंगे? बर्तन में उसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। थोड़ी देर के बाद आप रिजल्ट क्या देखेंगे? जो बालू है नीचे बैठ जाएगी और पानी आपको ऊपर मिलेगा। तो यही हो जाता है निथारना। तलछटीकरण भी इसी तरह का एक रूप हो जाता है। और वाष्पन क्या है? तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करने की विधि क्या हो जाती है? तो वाष्पन हो जाती है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण यह है, जैसे जल में अगर नमक घुल जाता है तो उसको अलग करते आप कैसे हैं? तो वाष्पन द्वारा आप करते हैं ना। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा है? पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या आपका हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पेशीय बल है, क्योंकि पहलवान अपनी पेशियों मसल्स से वर्क करते हैं ना, वो भार उठाते हैं तो मसल्स का यूज़ करते हैं। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है? तो बीजचोल, भ्रूण, बीजपत्र, मूलांकुर। तो बीजपत्र हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब यहाँ पे 2018 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है क्या है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निस्पंदन। तो क्या है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर राइट हो जाता है वो आपका हो जाता है अपकेंद्रण। क्या हो जाता है? तो अपकेंद्रण हो जाता है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पे हम इसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा, अपकेंद्रण क्या होते हैं। तो जैसे आपका हो जाता है मक्खन के जो कण होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई एक बर्तन ले लिया, मान लीजिए एक पतीली टाइप की आपने ले ली, इसमें मथनी से क्या किया जाता है? मक्खन को अलग किया जाता है। मथनी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है ना।
मथनी कुछ इस टाइप की होती है और इसको क्या किया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, इस पे मतलब बहुत ही तेज़ी से, मतलब तीव्र गति से रोटेट किया जाता है। अब मक्खन के जो कण हैं वो बर्तन के कहाँ पे लगते हैं, तो किनारे पे लग जाते हैं, ये यहाँ पे लगते हैं और यहाँ पे मक्खन क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, तो जैसे केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो उसे क्या कहेंगे, अपकेंद्रण। क्या कहेंगे, अपकेंद्रण। भाई केंद्र आपका क्या है, बीच ही में तो है, ये जो आपकी मथनी है, तो ये केंद्र यहाँ पे जब आप मथेंगे, इस पे क्या करेंगे, रोटेट इसको करेंगे, तो इसमें ये तो केंद्र है और केंद्र के बाहर यानी बर्तन के यहाँ पे ये मक्खन लगेगा। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो उसको अपकेंद्रण कहते हैं, और केंद्र की तरफ बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये चीज़ दोनों को ध्यान रखिएगा कि केंद्र से बाहर बल लगने को क्या कहते हैं, तो अपकेंद्रण कहते हैं। सुषुप्त पौधा क्या होता है, तो सुषुप्त पौधा यानी सोया हुआ पौधा, यानी सोया हुआ, ऐसे आप कह सकते हैं, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, सुषुप्त मतलब सोया हुआ। तो जड़ को कहते हैं या बीज को कहते हैं, फूल को कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। तो जो बीज होता है वो सुषुप्त पौधा होता है, फिर उसको उचित ताप, जल, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, प्रकाश यानी ताप प्रकाश, यही सब चीज़ें ना, भूमि यानी मिट्टी अच्छी, जो उर्वरा होती है, यानी उर्वरक कहते हैं जिसको, जो पौधे को उगाने में अच्छी मिट्टी होती है ना, उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं। तो वो सभी चीज़ें जब मिलती हैं तो क्या होता है, तभी जो बीज होता है, जो सोया हुआ होता है, वो क्या होता है, वो जाग जाता है। आप इस तरह से समझ लें, तो वो जाग जाता है यानी, और वो पौधे का रूप लेता है और फिर उसमें क्या होता है, फल फूल, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इसका आंसर तो आप लोग समझ गए ना, बीज को कहते हैं। 1 फुट बराबर होता है, वही चीज़ जो अभी हम आपको बता चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था अभी, तो हमने उसका एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो 1 फुट बराबर होता है, कितना बराबर होता है, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है ना। हम 1 फुट में कितना होता है, तो 1 फुट में कितना होता है, तो 12 इंच। आप इस तरह से भी इंच लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी इंच लिख सकते हैं। और 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन दोनों का क्या करना है, गुणा कर देना है। और गुणा आपको पता है कि जब दशमलव होता है तो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाया जाता है कि यहाँ पे कोई दशमलव लगा भी है, और आप नॉर्मली गुणा कर सकते हैं, और उसके बाद जितने नंबर्स के बाद आपका दशमलव लगा है उतने नंबर्स के बाद आप दशमलव लगा दें। तो यहाँ पे हम गुणा करके भी आपको दिखा देते हैं, जैसे 2.54 है, नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो, और आपका क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो ये हम दशमलव गए भूल, गुणे की ये बात है, गुणा आप ऐसे करेंगे तो 2 चक्कू कितना होता है, तो 8 हो जाता है, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 ये 5 हो गया, ठीक है। 1 चक्कू 4, एक में तो बहुत ही आसान होता है ना, और जितना नंबर्स होता है उतना ही लिख देना होता है, फिर आपको जोड़ना रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, 8 का 8 और 4 का 4 और 5 दूना 10 का 0, हासिल 1, 2 और 1 3। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितने नंबर्स के बाद लगा है, तो 1 2, यानी 2 नंबर्स के बाद लगा है, तो आप भी लगा दें 1 2, यानी यहाँ पे 0 के बाद और 4 से पहले आप लगा दें। तो यानी आपका आंसर निकल कर कितना आ गया, आपका आंसर निकल कर आ गया 30.48। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो दशमलव के बाद नंबर्स होते हैं उनको खुले खुले पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको 48 पढ़ दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 और 8 या 4 और 8 इस तरह से आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल कर आया है वो है 30.48। तो देख लें यहाँ पे कहाँ पे है, तो 30.48 सेंटीमीटर, यानी कि 4 ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूटन का गति संबंधी नियम हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, वो तृतीय नियम हो जाता है, ठीक है।
तृतीय नियम है तो इसमें ये क्रिया प्रतिक्रिया का है, और इसमें हम समझ लेते हैं जो प्रथम नियम है वो कौन सा है, तो वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम जो हो जाता है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और वो गतिशील तब तक रहती है जब तक क्या होता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको रोका ना जाए, है ना। तो यही तो होता है ना। तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तब तक वो विराम अवस्था में रहती है। गति का जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाता है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीय नियम क्या कहलाता है, तो द्वितीय नियम यानी जो सेकंड नियम होता है, जो सेकंड नियम है न्यूटन की गति का, वो संवेग का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संवेग का नियम कहलाता है। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया प्रतिक्रिया का तृतीय हो जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बल की इकाई क्या है, तो अर्ग है, डाइन है, वॉट है, कैलोरी है, तो क्या है। तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो अर्ग है तो वो ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। और आपका हो जाता है वॉट जो है वो शक्ति का हो जाता है। वॉट किसका हो जाता है? तो शक्ति का हो जाता है। और डाइन किसका हो जाता है? तो बल का हो जाता है। किसका हो जाता है? तो बल का हो जाता है। और कैलोरी किसका हो जाता है? तो कैलोरी आपका हो जाता है ऊर्जा का हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बल की इकाई पूछी गई है तो डाइन। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि न्यूटन जो होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो न्यूटन है वो एमकेएस पद्धति में है और सीजीएस पद्धति में डाइन है। कहाँ पे है? तो सीजीएस पद्धति में डाइन है। दोनों आप याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए, और हो सकता है यही ना पूछा जाए और पूछा भी जाए। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, क्या है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, पेशीय बल। तो फल का पेड़ से गिरना उदाहरण होता है गुरुत्वीय बल का, है ना। घर्षण बल तो ये होता है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है। पेशीय बल जो पेशियों से बल होता है। चुंबकीय बल यानी जो चुंबक के द्वारा जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये सब नहीं है। और गुरुत्वीय बल है कि पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है ना। और पेड़ों से जो फल गिरते हैं तो वो ज़मीन पे गिरते हैं, यानी पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किससे? बीन कर। क्या आप कर पाएंगे? हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब बालू और लोहे की छीलन है तो हम उसे चुंबकीय पृथक्करण द्वारा करेंगे, क्योंकि लोहा है चुंबक में आसानी से चिपक जाता है ना। फटक कर, चाल कर, ऐसा नहीं है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाएगा। पत्ती द्वारा जनन होता है, किस में होता है? अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। तो अजूबा में होता है पत्ती द्वारा जनन। ठीक है, जैसे अब हमने आपको बताया कायिक परिवर्धन जैसे जड़ द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है। तो किसी में जड़ द्वारा होता है, तो किसी में तने द्वारा होता है, तो किसी में पत्ती द्वारा होता है। तो अजूबा में किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा होता है। उभयचर जंतु है। उभयचर का मतलब ये होता है कि जो जंतु स्थल पर भी रहे और जल में भी रहे। कुछ होते हैं जो सिर्फ जल में रह पाते हैं, उसके अनुकूल होते हैं। कुछ होते हैं जो भूमि पर रह पाते हैं, सिर्फ भूमि पर रह पाते हैं, वो उसके अनुकूल होते हैं। और कुछ होते हैं जो जल में भी रह लेते हैं, थल में भी रह लेते हैं, वो दोनों के अनुकूल होते हैं, तो उन्हें उभयचर कहा जाता है। और जल में सिर्फ जो रहते हैं वो जलचर कहलाते हैं, जो थल में सिर्फ रहते हैं वो थलचर कहलाते हैं, है ना। तो इस तरह से उभयचर जंतु जो हो जाते हैं वो यानी मेढक, आप मेढक को कह सकते हैं, क्योंकि मेढक जल में भी रह लेता है और भूमि पर भी रह लेता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो कुंटल है, किलोग्राम है, और ग्राम है, या न्यूटन है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक आपका हो जाता है किलोग्राम। क्या हो जाता है? तो किलोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। और आपका 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। घर्षण बल निर्भर करता है, तो कहाँ पे करता है? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, या उपयुक्त सभी पर। तो जो सतह की यानी जो घर्षण बल है, आपको पता है घर्षण बल क्या होता है? तो विपरीत दिशा में कार्य करता होता बल है, लेकिन विपरीत दिशा में क्या करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये ऋणात्मक होता है ना। तो यानी सतह की प्रकृति पर,
यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट है। और SI पद्धति में बल का मात्रक है, क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, कौन सा हो जाता है आपका? तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है वो दाब का मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक हो जाता है? तो ये तो भाई आपका हो गया दाब का मात्रक, ठीक है ना, ये हो गया दाब का मात्रक। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाता है? तो जूल प्रति सेकंड मात्रक हो जाता है शक्ति का SI मात्रक। किसका है? तो शक्ति का SI मात्रक हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? SI पद्धति में बल का मात्रक पूछा गया है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति है, कैसी है? दोलन गति है, सरल रेखीय गति है, घूर्णन गति है, वृत्तीय गति है। तो दोलन गति जैसे झूला बच्चा झूल रहा है, ये पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये दोलन हो जाती है। सरल रेखीय गति जैसे गाड़ी चल रही है, सीधी रोड पे चल रही है, तो ये सरल रेखीय गति हो जाती है। वृत्तीय यानी अपने ही वृत्त पर कार्य कर रहा है, जैसे कोल्हू का बैल है ना, तो वो क्या अपने ही वृत्त पर बार बार चक्कर लगा रहा है, तो ये वृत्तीय गति हो जाती है। घूर्णन गति, तो कुम्हार का जो चाक है ये घूर्णन गति का उदाहरण हो जाता है, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन संयोग की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण, निषेचन, जनन, बीज निर्माण। तो यहाँ पे निषेचन इसको कहेंगे, क्योंकि नर और मादा के युग्मन संयोग से क्रिया जो होती है वो निषेचन कहलाती है। और निम्नलिखित में से कौन सजीव है? तो भाई ये तो इसको तो हमें नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन भी करना रहेगा, ये तो आपको पता ही है कि जो जिंदा है ना, जो जिंदा है वो सजीव है और जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव है। तो क्या मोटर में जान है? तो क्या रेलगाड़ी में जान है? तो क्या साइकिल में जान है? नहीं है, तो ये गलत आपके हो जाएंगे। और केचुए में जान है, तो इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका हो जाता है पादप कोशिका, तो ये आपका राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यौगिक का उदाहरण है, तो वायु है, धुआं है, चीनी का विलयन है, तो चीनी यहाँ पे आपका राइट है। और कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कायिक प्रवर्धन तो आपको पता ही है, जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, तो ये तीनों के द्वारा होता है और बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, तो इन सभी के द्वारा होता है, ठीक है ना। बल का मात्रक है न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाता है। और निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए, तो आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संयुक्त पत्ती जो आपकी हो जाती है, तो इनमें से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊध्र्वपातन पदार्थ नहीं है, तो नौसादर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो ऊध्र्वपातन है, तो पहले हम क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे जो पहले हैं उनको देख लेते हैं। तो नौसादर, आयोडीन और कपूर ये सभी हैं, यानी ये गलत है। बचा आपका नमक, तो ये आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा, तो निफेंथिस, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी हैं, ये क्या करते हैं? तो ये मांसाहारी पौधा होता है। ये अपने में कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी पूर्ति को करने के लिए ये क्या करता है, जो जीव जंतु होते हैं, यानी छोटे बड़े जैसे मेंढक वगैरह हो जाते हैं और कीट पतंगे हो जाते हैं, इनको क्या करता है अपने अंदर समाहित कर लेता है और उनको खाता है। अब आप कहेंगे कि मैम क्या पौधे भी मांसाहारी होते हैं? पौधे भी मांस मच्छी खाते हैं? तो पौधे होते हैं, ये भी मांस खाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस पौधे में, यानी जब ये क्या होता है, एक पतीली के टाइप का, ऐसे मान लीजिए कि एक पॉट के टाइप का, जैसे ये इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। हम जब भी आती है बात तो हम इसको ज़रूर समझा देते हैं, क्योंकि
इसमें बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें इस तरह से बना होता है और ऊपर की तरफ एक ढक्कन लगा होता है। तो जब ये ढक्कन लगा होता है तो ये क्या होता है, ये जब इसमें कमी होती है तो ये अपने ढक्कन को देता है खोल, और उसके बाद इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब मेढक सोचता है और भी जो कीट पतंगे होते हैं वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है, क्योंकि इंसान आकर्षित किस में होता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वही वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है ना, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, और आके वो इसी खुशबू के उसमें कि मतलब आकर्षित कर रही है, तो वो आ जाता है और इसमें फंस जाता है और ये इसका क्या करता है, इसको जाता है खा, और फिर ये इसको अपने ढक्कन को बंद कर लेता है। तो इस तरह से ये बड़ा चालाक पौधा है ना, कि जो है अपनी कमी को पूरा करने के लिए लोगों को फंसा भी देता है, प्लस क्या करता है, अपनी जो भी कमियां हैं उसको पूरा भी कर लेता है उनके द्वारा, और बड़ी चालाकी से। तो ये पौधा जो हो जाता है वो कीटभक्षी पौधा कहलाता है। तो निफेंथीस, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रिप ये सभी हैं। तो उपर्युक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। नमक के विलयन से प्राप्त करने की विधि, तो वाष्पन और छानना, निथारना, इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखिए हमने एग्जाम्पल बताया था, वाष्पन जैसे नमक और पानी एक में मिल गया, अब इसको अलग कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वाष्पन विधि द्वारा उसको आप कर सकते हैं अलग, है ना। और छानना निथारना, तो ये आप जैसे बालू आपकी हो गई और बालू पानी एक में मिला है तो इसको आप निथार सकते हैं, ये निथारना हो गया। छानना है, कोई चीज़ उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिल गए हैं तो उसको आप छान सकते हैं, जैसे गेहूं वगैरह हो जाते हैं तो उसको छाना नहीं जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ नमक के विलय की बात हो रही है तो वाष्पन है। द्रव्यमान का मानक मात्रक तो किलोग्राम है, तो यहाँ पे किलोग्राम पर आप टिक कर देंगे। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरित से, तो आपका हो जाता है जल से, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये सेशन भी कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम एक ही जगह पे समेट के ले आए हैं, है ना। तो आपको इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कितने कौन से क्वेश्चन कब आए हैं कैसे। और रहा सवाल एक, हमने देखिए इसमें जो 2016 का, तो वो सेम थे क्वेश्चन, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं थी। तो इसलिए हम वो अब बार बार एक ही चीज़ को, तो इसलिए हम उसको 2016 को हमने इसमें पुट नहीं किया है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग पढ़ेंगे जो आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप हैं, अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सभी क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और हो सके तो नोट्स भी आप लोग बनाते चले, जो आपको रिविज़न के टाइम बड़ी हेल्प कराएगा। क्योंकि आप देखिए क्लास देखेंगे तो कोई आधे घंटे की होती है, तो कोई 50 मिनट की होती है, तो कोई पूरे घंटे की होती है, एक घंटे की और ज़्यादा की भी, ठीक है ना। तो आप 1-2 क्लास देख पाओगे और उसके बाद आप यही सोचोगे कि बस मैं थक गया, और रिवीजन किए बिना आप पहुँचेंगे, ठीक है ना। और जितना आप रिवीजन करेंगे तो उतना अच्छा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप जब लास्ट में जिस दिन, जैसे मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज आपने नाइट में क्या किया उसको सरसरी नज़र से आपने देख लिया। जब सरसरी नज़र से देख लिया तो वो चीज़ें आप में आपके माइंड में छप जाती हैं, है ना। जितना रिवीजन करते हैं वो छप जाता है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी जिसके पास नहीं टाइम है, कुछ वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग लोग अगर जैसे नहीं ऐसा करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं टाइम है, तो फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो रही हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना रहेगा, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।